नमस्कार। भारत नेपाल संबंधों पर केंद्रित चर्चा के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मणिकांत ठाकुर। आज की चर्चा का विषय है दोनों देशों के बीच वाणिज्य और व्यापार से संबंधित जो मौजूदा स्थिति है और जो व्यापार और वाणिज्य को लेकर क्या क्या संभावनाएं उभरती हैं, इस पर आज हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं वीरगंज नेपाल से आए हुए प्रोफेसर श्री अशोक कुमार वैद्य, जो नेपाल में जो खास औद्योगिक गतिविधियां होती है उसमें ये ख़ास तौर पर शरीक होते हैं। इनका वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी रिश्ता रहा है और इन्होंने दोनों देशों के बीच जो वाणिज्यिक संबंध हैं उसको लेकर जो भी डेलीगेशन भारत और नेपाल के बीच आता जाता रहता है उसमें ये ज़रूर शामिल रहते हैं। तो आज हमारे बीच अशोक कुमार वैद्य उपस्थित हैं, उनसे हमें जानने का ये मौका मिलेगा। दूसरे जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो है प्रोफेसर जूनी, जो एमिटी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं और इनसे भी आज समझेंगे कि दोनों देशों के बीच का जो ये रिश्ता है वो इसके लिए संभावना किस तरह की आगे दिखती है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत आप अशोक जी आपसे करते हैं। नमस्कार। आपका तो आप जानते समझते रहे हैं लंबे समय से कि दोनों देशों के बीच का जो ये संबंध है वाणिज्य और व्यापार से, तो ये कौन सी ऐसी ख़ास वजह है जो रिश्ता इसको अभी भी माना जाता है कि ये अटूट रहेगा, और इसकी विशेषता ये मानी जा रही है कि सबसे ज़्यादा व्यापार भारत के साथ ही नेपाल का होता रहा है। संभवतः ये 64% की भागीदारी है इसमें, तो नेपाल का जो कुल व्यापार है। तो इस तरह से जब इतना गहरा रिश्ता है तो इसमें और मजबूती आए, इसके लिए क्या क्या सुझाव सामने आ सकते हैं इस पर? देखिए, रिश्ते खाली व्यापारिक नहीं है, हमारे भौगोलिक रिश्ते हैं, हमारे धार्मिक रिश्ते हैं, हमारे राजनीतिक रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते सांस्कृतिक रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। तो उसमें एक व्यापार और व्यवसाय भी एक रिश्ता है। आपने सही कहा, लगभग 65% भागीदारी भारत की है नेपाल के व्यापार में, और हमारी 1700 किलोमीटर खुली सीमाएं हैं। बहुत सारे बॉर्डर हैं जिससे व्यापार होता है, स्वाभाविक है भारत से ही ज़्यादा होगा क्योंकि कई सारे बॉर्डर दिए हुए हैं। और संभावना की जहाँ तक सवाल है कि नेपाल और भारत के बीच में जो व्यापार होता है उसके अंदर में भारत की लगभग 65% भागीदारी है। और हम चाहेंगे कि ये भागीदारी के अंदर में भारत के साथ में नेपाल का व्यापार घाटा कैसे कम हो, भारत को नेपाल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कैसे दे। अभी कुछ ही दिनों पहले आपके माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने कुछ वस्तुएं खुली की आयात के लिए, जिससे काफ़ी सहूलियत हुई है। और भी वस्तुओं को खुली करेंगे तो एक व्यापार के बीच में जो घाटा है, व्यापार घाटा कम हो पाएगा। वैसे 1996 में भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल के समय में एक समझौता हुआ था, उसमें लगभग व्यापार घाटा जो शून्य हो गया था। उस तरह की कोई अगर पॉलिसी भारत सरकार लाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत के तरफ नेपाल का निर्यात बढ़े तो हमारे व्यापार घाटे कम हो जाएंगे। वैसे मेन कनेक्टिविटी भारत से नेपाल की जुड़ी हुई है। अशोक जी, इससे पहले कि प्रोफेसर जूनी से मैं बातचीत करूं इस बाबत, एक और बात आपसे जाननी थी। ये जो 2009 में जो एक संधि हुई थी, ये दोनों देशों के बीच जो इस तरह का व्यापार है उसमें जो कुछ अवैध व्यापार को लेके जो चिंता दोनों देशों की रही है, उसको लेके एक संधि हुई थी 2009 में, जिसका रिन्यूअल, जिसको फिर से नवीकरण हुआ है 2023 में। तो 2023 में जो नवीकरण हुआ उसकी जो विशेष बात है वो ये है कि इसको अब इसमें अब कोई टैक्स उस तरह का नहीं है। इसको क्या कह सकते हैं कि वो आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस कर दिया गया है दोनों देशों के बीच जो व्यापारी हैं। माने ये इस देश के व्यापारी उस देश जाएं, वो आप चाहे वो कोई माध्यम हो,
ये रेल का हो, सड़क का हो या किसी भी माध्यम से, तो वो उनको अब ये ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जोड़ा गया है इससे कितना बल मिला है? इससे काफ़ी बड़ा फ़र्क मिला। मैंने पहले अभी कुछ देर पहले कहा था कि जिससे हमारे निर्यात काफ़ी बढ़ गए हैं, जैसे वहाँ से घी तेल का निर्यात भी बढ़ गया है और सीमेंट का निर्यात भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। तो भारत ने सुविधा दी है और नेपाल ने भी सुविधा दी है, क्योंकि नेपाल और भारत के मोस्ट फेवर्ड नेशन का संबंध है हम लोगों का। प्रोफेसर जूनी, आप बताएं कि आप क्या समझती हैं कि अभी जो स्थिति है दोनों देशों के बीच व्यापार का जो रिश्ता है वो अभी कैसा है और इसमें क्या कुछ जुड़ सकता है आगे? सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारत और नेपाल का रिश्ता है वो शुरुआत से ही मैत्रीपूर्ण रहा है और भारत जैसा कि हमेशा नेपाल को प्रोटेक्ट करते हुए आया है, तो वो हमेशा ये चाहता है कि नेपाल जो है वो ग्रो करे, फ्लरिश करे, और इसके लिए भारत अपनी तरफ से जितना हो सके वो उतना नेपाल को ट्रेड में भी, कॉमर्स में भी, और आप कहें तो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सैनिक हो, हमारी सुरक्षा हो, हमारे जैसे हाइड्रो पावर की अगर हम बात करते हैं तो अभी अरुण 4 जो लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो भी उसको जब आप अक्टूबर 2023 की पॉलिसी की जो बात करें उसको रिन्यूअल के बाद ही उसको दोबारा से हाइड्रो पावर को शुरू किया गया है। तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ना सिर्फ इंडिया अपने पास ले रहा है बल्कि नेपाल को भी दे रहा है। तो ऐसे जो संबंध हमारे जो हैं वो कहीं ना कहीं बस यही चाहते हैं कि नेपाल में जितनी सुविधाएं हो सके भारत अपने तरीके से उसको प्रदान करते रहे और नेपाल जो है वो हमेशा हंसता खेलता रहे, ताकि भारत भी समृद्ध रहे और नेपाल भी समृद्ध रहे। अशोक जी इस पर ज़्यादा कुछ बताएंगे? ये जो पनबिजली योजनाएं हैं या जो बिजली का आदान प्रदान है दोनों देशों के बीच, ये किस तरह से कॉमर्स में इसने जोड़ा है, क्या हुआ? देखिए, ये बिजली परियोजनाएं जो है उससे आने से भारत को विद्युत आपूर्ति होगी और साथ साथ नेपाल का व्यापार घाटा भी भारत के साथ कम होगा। और अभी एक नया समझौता उससे भारत के थ्रू बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट हो रहा है। आपने जो अभी जो प्रश्न रखा था उसके अंदर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे दोनों देशों के बीच से जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा। आज जैसे बॉर्डर एरिया के अंदर में आपके परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने काफ़ी कुछ कनेक्टिविटी बढ़ाई है, रेल की, रोड की, जो भारत सरकार ने बढ़ाई है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। और उसके साथ साथ नेपाल में भी ज़्यादा कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगी अंदर में, जैसे रक्सौल और काठमांडू के बीच में एक रेल परियोजना का एक DPR तैयार हो रहा है और वो अगर काठमांडू तक रेल जाती है तो उससे अंदर में कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये BBIN क्या है? BBIN है एक, पहले सार्क कंट्री के बीच में एक BBIN भी था और अभी भी है वो। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल चारों देशों के बीच में एक सड़क की, रोड की कनेक्टिविटी है। इसमें सड़कों का सुधार होगा और सड़कें चौड़ी बनाई जाएगी और चारों देशों के बीच के अंदर में आवागमन बढ़ेगा। उस हिसाब से BBIN का अभी शायद मुझे लगता है कुछ काम बाकी है, वो पूरा फाइनल होने के बाद में अगर वो काम बढ़ता है तो चारों देशों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप बहुत जोर दे रहे थे इससे पहले जो आपसे बातचीत हो रही थी अलग से, तो उसमें आपने कहा कि ये पर्यटन जो है वो सबसे मजबूत पहलू है ये दोनों देशों के बीच व्यापार का। कैसे, इसको आप कैसे बताएं? देखिए, हमारे धार्मिक संबंध है, हमारे सांस्कृतिक संबंध है, हमारी भाषा एक है, हमारे संस्कार एक है, हमारे पर्व त्यौहार एक है, हमारी लिपि एक है, हमारा राम और सीता का संबंध है, हमारा बुद्ध और महावीर का संबंध है, हमारा काशी विश्वनाथ पशुपतिनाथ का संबंध है, हमारी नदियाँ एक है, हमारे पर्वत एक हैं और तो और हमारी लिपि भी एक है, देवनागरी लिपि। तो हमारे जो संबंध है उस हिसाब से पर्यटन व्यवसाय बढ़ना स्वाभाविक है। अब जैसे अभी राम मंदिर का पिछले वर्ष है प्राण प्रतिष्ठा हुई और जनकपुर में भी अभी बारात आई थी। तो दोनों देशों के बीच धार्मिक संबंध युगों से चले आ रहे हैं। काशी पशुपतिनाथ के जो भारत सरकार ने बीच के अंदर में रामायण सर्किट की बात कही थी और ये काशी विश्वनाथ से पशुपतिनाथ की शिव सर्किट की बात थी। हमारे दो तीर्थंकर की भूमि है जनकपुर के अंदर में, मलिनाथ और नमीनाथ। और जब मोदी जी जनकपुर आए थे उन्होंने जैन सर्किट की बात कही थी। तो हमारे ये जो सर्किट अगर के काम चालू होते हैं, बुद्ध सर्किट की बात है लुम्बिनी और भारत से गया से, तो वो सर्किट अगर काम चालू होता है तो हमारे यहाँ पर्यटन बहुत बड़ा व्यवसाय है। आज देख लीजिए आप कुंभ के अंदर में
कितने लाख करोड़ का बिजनेस होगा। इसलिए हमारे जो संस्कार, हमारे जो पर्यटन क्षेत्र है, उनके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा कनेक्टिव क्या लगता है अशोक जी आपको कि नेपाल की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, इस दिशा में वो किस तरह की पहल कर रही है और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, नेपाल सरकार तो अपने हिसाब से पहल कर रही है, उसके अंदर में भारत की भी मुख्य भूमिका है। भारत एक समृद्धशाली देश है और मुझे लगता है कि 2030 तक भारत जो है विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो भारत को भी नेपाल के विकास में ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। और नेपाल की सरकार, जहाँ तक नेपाल की सरकार में थोड़ी सी अस्थायी सरकार नियम से कई बाधाएं आती रहती है, इसके लिए थोड़ी समस्या होती रहती है। इसलिए भारत एक विशाल देश है, समृद्ध देश है, उसको भी वहाँ ज़्यादा पर्यटन क्षेत्र को कैसे बढ़ाना, दोनों देश की संस्कृति एक है, तो दोनों देश मिल करके पर्यटन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसके बाद। नेपाल एक बहुत सुंदर राष्ट्र है, नेपाल ही बहुत बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है, भारत से भी काफ़ी पर्यटन आते हैं। मुक्तिनाथ भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, मोदी जी आने के बाद मुक्तिनाथ में काफ़ी एक तीर्थ यात्रियों की सहभागिता बढ़ी है। तो दोनों देशों को मिलकर के पर्यटन के क्षेत्र में एक विशेष काम करना चाहिए। प्रोफेसर जूनी, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं 2014 के बाद से मैं देख रहा हूँ कि वो लगभग 9 बार भारत आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये 5 बार नेपाल गए हैं। तो ये क्या दिखाता है? माने ये लग रहा है क्या कि ये चाहते हैं कि ये दोनों देशों के बीच का जो रिश्ता है वो राजनीतिक तौर पर किस तरह से मजबूती दिए जाने की दिशा में ये दोनों देश बढ़ता है? आप क्या मानते हैं? देखिए, जो भारत नेपाल का रिश्ता है वो हमेशा से बायलैटरल रहा है। तो मोदी जी का वहाँ जाना और वहाँ के प्रधानमंत्री का यहाँ आना, ये कहीं ना कहीं एक मजबूत राजनीतिक पक्ष भी दिखाता है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक कयास लगाया जाता है कि 1962 के बाद जो चाइना की जो कह सकते हैं कि सहभागिता है वो नेपाल में बढ़ी थी। अब जो ये हमारे मैत्रीपूर्ण, जो राजनीतिक मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं और भारत नेपाल जैसा कि मजबूत रहा है, इसकी मजबूती राजनीतिक पक्ष से और ज़्यादा दिख रही है। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे सड़क की, तो अभी जो हमारे मध्य प्रदेश से सिक्किम तक की जो सड़क का निर्माण का जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, उसमें कहीं ना कहीं नेपाल बीच में आता है। और वो जो सड़क जब निर्माण होगा तो उसमें नेपाल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ से वो सड़क होके गुजरेगी और वो टूरिज़्म को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के काम आएगी। तो हमारा ये जो सोच, हमारी जो सोच रही है कि नेपाल हमारा ही कहीं ना कहीं अंग है, भले ही वो जियोग्राफिकल वो अलग हो, पॉलिटिकल अलग हो, पर जैसा सर ने भी कहा कि सांस्कृतिक हम जुड़ाव में हैं, तो हाँ, ये हम तो सांस्कृतिक जुड़ाव में हैं और इस जुड़ाव को और मजबूती राजनीति दे सकता है और वो राजनीति दे भी रहा है कहीं ना कहीं इस रिश्ते को। ये अशोक जी, आप तो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका वहाँ सीमेंट का कारखाना या आयरन एंड स्टील वगैरह का इससे आप जुड़े हुए हैं। भारत का जो निर्यात है और नेपाल का जो निर्यात है, ये दोनों देश एक दूसरे को, जैसे कि अब पेट्रोलियम या आयरन एंड स्टील, तो फिर ऑटोमोबाइल्स में फिर ये कोयला, सीमेंट, धागा वगैरह, ये जो है सो नेपाल को ज़्यादा जाता है भारत से। और नेपाल से भारत को जो आ रहा है वो उसकी माने आप एक मात्रा के रूप में लें या उसका वॉल्यूम के तरह से लें, वो कैसा लग रहा? माने वो क्या बराबर का है या बहुत अंतर है दोनों? उससे काफ़ी अंतर है। जैसे 2019-20 में लगभग 7 अरब डॉलर का भारत ने निर्यात किया नेपाल को। अभी 2023-24 के अंदर में करीब 587 मिलियन डॉलर का भारत ने नेपाल को एक्सपोर्ट किया और नेपाल ने भारत को लगभग 187 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। तो इसके अंदर में बहुत ज़्यादा गैप है करीब। तो उस अंतर को दूर करने के लिए भारत की वहाँ ज़्यादा लगानी पड़े और भारत ज़्यादा नेपाल के सामान को आयात करके उसको प्राथमिकता दे, तो बहुत मतलब व्यापार घाटे के अंदर में काफ़ी कुछ। लेकिन बहुत उत्साहजनक स्थिति बनती है जब ये आंकड़ा आता है। अब जैसे कि आपने भी बताया कि ये जो नेपाल का जो व्यापार है वो 64-65% में ये है उसका भारत में, इसमें 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वो जाता है। ये है
ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जी जी जी। और अगर ये है तो इसको किस तरह से ये दोनों देश चाहेगा कि ये कभी कमज़ोर ना पड़े? तो देखिए, इसके लिए भारत सरकार को नेपाल के उत्पादित वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देनी पड़ेगी। अगर वो देंगे तो ये व्यापार घाटा कम होगा और ये दोनों देशों के हक में भी अच्छा होगा। तो कुछ काम हो रहा है इस बाबत? देखिए, अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते सचिव स्तर की वार्ता हुई थी और आगामी दिन फिर वार्ता हो रही है और उसके अंदर में सचिव लेवल की वार्ता में ये सकारात्मक पक्ष आया है कि भारत से नेपाल की वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा आयात करने के लिए सुविधा देगा करके ऐसी बात आ रही है। और सबसे बड़ा तो क्या है कि मैंने कहा ना कि कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत हो जाए तो पर्यटन भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। पर्यटन से भी काफ़ी दोनों देशों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमारे रीति रिवाज है, एक दूसरे के देश में शादी ब्याह भी होते रहते हैं। आज जैसे जनकपुर हब है, उसको मैरिज हब बना दिया, वैसे जनकपुर और अयोध्या का जो रामायण सर्किट की बात कर रहे हैं, इस चीज़ों के अंदर में भारत सरकार को इसके जो पेंडिंग प्रोजेक्ट इसको कितने ज़्यादा जल्दी उसका निर्माण करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आवागमन बढ़ेगा। दोनों देशों के संबंधों में सबसे बड़ी चीज़ होती है कनेक्टिविटी। जितने ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे उतने ज़्यादा संबंध भी मजबूत होंगे, उतना बड़ा व्यापार भी दोनों देशों के बीच होगा। आज जैसे भारत से खाली आयात का बात कर रहे हैं आप, व्यापार की बात, व्यापार के अलावा भारत में काफ़ी नेपाल के बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं। हम लोग औषधि उपचार के लिए भी भारत जाते हैं, पर्यटन के लिए भी जाते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं, पारिवारिक संबंधों के कारण भी जाते हैं। तो दोनों देशों का एक अलग ही रिश्ता है, अलग ही कनेक्टिविटी है। तो उस हिसाब से इसके अंदर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको कनेक्टिविटी को बढ़ावा दें, वो ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। प्रोफेसर जूनी, अशोक जी ने जैसा कहा कि ये जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, आप तो मास मीडिया क्षेत्र से जुड़ी हैं, वो पढ़ाती भी हैं, ये जो है आप क्या मानती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जो दोनों देशों के बीच का जो व्यापार या वाणिज्य इससे है, ये भी लोगों के बीच में, नई पीढ़ी के बीच में, छात्रों के बीच में इसकी जानकारी हो, ताकि ये दोनों देशों के बीच की जो युवा पीढ़ी है वो भी इसमें कोई ना कोई भूमिका निभाए? क्या आपको लगता है कि इस दिशा में कुछ हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप जैसा बात करते हैं, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जब आप देखते हैं तो नेपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं और हमने बहुत सारे MOUs कर रखे हैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने और नेपाल की यूनिवर्सिटीज़ ने, जहाँ पे वहाँ के छात्र यहाँ आते हैं और यहाँ के छात्र वहाँ जाते हैं। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि जो हमारे किताब हैं, जो हमारे शिक्षा की किताबें हैं, उसमें नेपाल के बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने योगदान दिया है और उन थियरीज़ को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाते हैं। और जैसे मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मास कम्युनिकेशन में एक बहुत अच्छा सिद्धांत है साधारणीकरण का। तो ये साधारणीकरण का जो मॉडल है ये नेपाल के ही एक शिक्षक ने दे रखा है और जिसे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सरलता और सहजता से अपना के और उसको छात्रों के बीच में ज्ञान उसका वर्धन करते हैं। और जैसे अब बात करते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी और नेपाल की युवा पीढ़ी, ये रिश्ते कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी कहावत रही है नेपाल और भारत के रिश्ते के लिए कि रोटी और बेटी का रिश्ता है हमारे यहाँ से। तो जहाँ रोटी और बेटी का रिश्ता होता है वहाँ शायद रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि बहुत सुंदर और व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ते हैं। अशोक जी, ये जो नेपाल और भारत के बीच की जो खुली सीमा है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो नेपाल और इस सीमा पर भारत के पास, भारतीय सीमा क्षेत्र में, जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार की संभावना अभी तक है? क्या इसमें कुछ नया भी जोड़ा जा सकता है या कैसा? देखिए, भौगोलिक रूप से तो वीरगंज ही है सबसे नज़दीक रूप में और सबसे ज़्यादा व्यापार वहीं होता है। और अघोषित रूप में वीरगंज नेपाल की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी भी है और सबसे ज़्यादा कल कारखाने वीरगंज में लगे हुए हैं। और कनेक्टिविटी की हिसाब से भी वीरगंज सबसे नज़दीक से जुड़ा हुआ है। आज जैसे भारत सरकार ने जो पेट्रोलियम पाइपलाइन लगाए थे वो वीरगंज के थ्रू गई है अमलेगंज तक। और जो ये रक्सौल और काठमांडू के बीच में जो रेल सेवा की बात आ रही है वो रक्सौल होकर वीरगंज होकर के जाएगी। तो सबसे नज़दीकी पॉइंट है, क्योंकि सबसे पहले ड्राई पोर्ट का निर्माण भी वीरगंज में हुआ।
आईसीपी का निर्माण भी बीरगंज में हुआ, तो उस हिसाब से सबसे नज़दीक है। और अन्य बॉर्डर पे भी कारोबार हो रहा है। भारत सरकार ने अन्य कई बॉर्डर भी खुले किए हैं, उन्होंने सुविधा भी दी है। नेपालगंज में भी आपको आईसीपी बन रहा है, और विराटनगर में चालू हो ही गया, भैरवा में भी आईसीपी चालू हो रहा है, और कई जगह आईसीपी चालू हो रहे हैं। भारत सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में काफ़ी बड़ा सहयोग दिया है इसके अंदर में, और भारत सरकार को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। जब भी नेपाल के अंदर में मुश्किल घड़ी आई है, चाहे भूकंप आया, चाहे कोविड आया, उसमें भारत सरकार एक सहयोगी के रूप में इमीडिएट खड़ा रहा। उसके लिए हम नेपाल वासी भारत सरकार के प्रति कृतज्ञ भी हैं। आपको क्या जानकारी है, ये जो ड्यूटी फ्री ट्रेड की जो सुविधा मिली हुई है दोनों देशों के व्यापारियों को, तो ये अभी जो संशोधन आया, माने ये जो नवीकरण हुआ है वो सिर्फ 7 साल के लिए है, तो क्या इसको लगातार और बढ़ाने की संभावना है या क्या होता है? ये देखिए, ये समय समय पर दोनों देशों के सचिव स्तर की बातचीत और दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री स्तर की बातचीत होती रहती है। उसमें कई बार कुछ हर्डल भी आते हैं, उसको सुधार भी करना पड़ता है। लेकिन अगर ये इसको बहुत फास्ट ट्रैक में अगर जाना चाहे, तो मैं तो कहूँगा कि नेपाल और भारत के बीच में एक फास्ट ट्रैक डेस्क होना चाहिए। कोई भी छोटी मोटी बात आती है, चाहे राजनीतिक स्तर की आती है, चाहे व्यापार के स्तर की आती है, और संबंध स्तर की आती है, तो एक फास्ट ट्रैक डेस्क से बातचीत के द्वारा उसको आगे बढ़ाना चाहिए और दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। ये जो सुरक्षा का मामला है, बॉर्डर पर जिस तरह की व्यवस्था है दोनों देशों के बीच, तो बहुत स्मूथली व्यापार हो, ट्रेड हो, इसमें क्या आपको लगता है क्या कि अभी जो व्यवस्था है, अभी जितना कुछ किया गया है, इंतजाम है, वो पर्याप्त है या उसमें भी और मजबूती लाने की ज़रूरत है? देखिए, उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। पिछले हफ्ते ही ऐसो जैसे बॉर्डर जो है सुबह 6 बजे खुलता था, रात को 10 बजे बंद होता था। अभी ऐसो बीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और भारतीय महावाणिज्य दूतावास के प्रयास से वो बॉर्डर 5 बजे और रात को 11 बजे तक। कई बार सुबह की जल्दी ट्रेन रहती है, कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, तो उसकी वजह से दिक्कतें होती है। ये एक अच्छा कदम है। और सीमा पर जो चेक पोस्ट है, उसके अंदर में कुछ ऐसो सुधार करने की जरूरत है। लोगों को आवागमन से सुधार है, क्योंकि हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते हैं, खुला सीमाना है, इसलिए उसके अंदर में कुछ सहूलियत करने की ज़रूरत है। दोनों देशों को मिल करके, दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारी को मिल करके उसमें कुछ सहूलियतपूर्ण से आवागमन में बाधा नहीं हो, उस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए। ये मुद्रा की जो बात आती है, भारतीय मुद्रा, ये जो व्यवसाय में वहाँ के जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं नेपाल के, उनको लेन देन में क्या दिक्कतें पेश आती हैं खास तौर पर? देखिए, ये सबसे बड़ी तो पर्यटन क्षेत्र में दिक्कत आती है। जैसे 500 के नोट बंद है वहाँ पर, 200 के नोट बंद है। अब या तो यहाँ पर सूचना भी पूरी नहीं है लोगों को, 500-200 के नोट ले जाते हैं, वहाँ सीमा के ऊपर में समस्या हो जाती है। इसके लिए या तो भारत सरकार को 500 और 200 के नोट को खुला कर देना चाहिए उसके अंदर। तो इसमें तराई क्षेत्र का कितना योगदान है? वहाँ के जो लोग हैं, जो भारत से ज़्यादा हिल मिल कर रहते आ रहे हैं, तो तराई की भूमिका किस तरह की है इसमें? सबकी भूमिका बराबर ही है उसके अंदर में। और मेन व्यवसाय तो तराई में है, तो तराई की भूमिका स्वाभाविक ज़्यादा होगी। जैसे कल कारखाने तराई में ही है, और चाहे विराटनगर ले लें, भैरवा ले लें, बीरगंज ले लें, ये तराई का ही क्षेत्र है पूरा, तो उससे उनकी भूमिका तो महत्वपूर्ण रहना ही है। और बॉर्डर भी तराई के साथ में जुड़ा हुआ है, सारे के सारे बॉर्डर, तो उससे उसकी भूमिका तो महत्वपूर्ण रहेगी, स्वाभाविक है। आप क्या समझती हैं कि भारत को इसका लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, जब हम संबंधों की बात करें और मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात करें, तो अगर हम समृद्ध हैं तो हम चाहेंगे कि सामने वाले को जितना मदद कर सके, हमारे पड़ोसी समृद्ध हो, तो लाभ की तो हम सोचेंगे नहीं, पर हम मदद करने की ज़रूर सोचेंगे। और भारत शुरू से मदद करता आ रहा है और आगे हमेशा करता रहेगा नेपाल की मदद। तो आज हमारे जो दोनों ख़ास मेहमान थे, इन्होंने कई पहलुओं पर, ये जो व्यापार का रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच, उसके कई आयाम हैं भी, और उनमें से कुछ को आज ख़ास तौर पर अशोक जी ने जिस तरह से छुआ है और जिस तरह से इन्होंने सामने बातें रखी हैं, निश्चित रूप से ये लग रहा है क्या कि दोनों देश का वाणिज्य का रिश्ता
काफ़ी मजबूती की तरफ है। और आज बहुत सी जानकारी, नई जानकारी इन्होंने हमें उपलब्ध कराई हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी। और जूनी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए और इसको आपने एक समृद्ध कार्यक्रम बनाया। आप सभी दर्शकों का भी आभार, आप हमारे साथ इतने समय तक रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भारतीय दूरदर्शन को।